So I think guys today we are ready to go again. My goal is simple. आपको जो भी पेचीदा कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल सिंपल तरीके में बता सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। और आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल डेब्ट। ग्लोबल डेब्ट सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पूरे विश्व पर कितना कर्जा है। पर आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि ये कर्जा किससे लिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई एलियंस आए हैं या उन्होंने दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कर्जा एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से आपस में एक दूसरे को दिया है। तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मनी यानी बिल्कुल जब पैसों की या फिर आप डॉलर कह सकते हैं इनकी शुरुआत हुई, बिल्कुल उसकी हिस्ट्री से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बार्टर सिस्टम आया, फिर उसके बाद स्पाइसेस में ट्रेड होने लगी, फिर उसके बाद मेटल कॉइन्स यूज़ होने लगे, फिर उसके बाद प्रोमिसरी नोट्स यूज होने लगे। और यहाँ पर ही मेन पॉइंट है। प्रोमिसरी नोट्स मींस हम आपको एक स्टैंप लगा हुआ पेपर दे देते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन्स को बिलोंग करता है। जैसे यूएसए या यूरोप से ट्रेड करने आए तो गुजरात में कोई प्रोमिसरी नोट्स बनाता है कि आप यूरोप में जाके इतना पैसा कलेक्ट कर लीजिए और उसके ऊपर आपकी स्टैंप लगी हुई होगी। पर इस चीज़ में एक फॉल्ट था कि जैसे अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं उसके बेसिस पर प्रोमिसरी नोट्स बनाकर दे देता हूँ कि आप जाकर 5 लाख रुपए वहाँ से कलेक्ट कर लेना और आपको जब भी ट्रांजैक्शन करनी होगी इंडिया में तो वे 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन मैं आपके एक्सचेंज में कर दूंगा। तो यहाँ पर एक लूप होल यह है कि मैं प्रोमिसरी नोट एक इंसान को तो दे सकता हूँ, पर क्या 5 लाख का प्रोमिसरी नोट मैं दूसरे इंसान को भी दे सकता हूँ और ऐसे ही तीसरे को भी, क्योंकि वो चेक करने तो नहीं आ रहा यूरोप से कि भाई मुझे अभी दीजिए। का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने जैसे बैंक में डिपॉजिट करे 100 रुपए। आप क्या सोचते हैं बैंक में वो एक ही बार रिकॉर्ड हुए, बैंक में आपके 100 रुपए डिपॉजिट हो गए, पर उसी डिपॉजिट को बैंक ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दे दिया, जैसे टीसीएस को लोन दे दिया। फिर टीसीएस ने उसी लोन को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के रूप में यूज़ कर लिया। तो पहले वही एक एक ही 100 रुपए थे, वो आपके सेविंग्स में डिपॉजिट हुए, फिर उसके बाद वो टीसीएस को दिए गए तो सेकंड रजिस्ट्रेशन, फिर तीसरा रजिस्ट्रेशन हुआ कि एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में सैलरी डाली। तो 100 रुपये एक ही हैं पर सर्कुलेट अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगह हो रहा है। ऐसे ही प्रोमिसरी नोट्स का भी यूज़ हुआ। फिर इसके बाद आई कोमोडिटी। कोमोडिटी जैसे गोल्ड्स एंड सिल्वर यूज़ होने लगे एज अ करेंसी। फिर उसके बाद आया हमारा करेंसी सिस्टम कि जैसे हर देश ने अपनी अपनी करेंसी बनाई। फिर उसके बाद आया डिजिटल एसेट्स का सिस्टम, जैसे अब बिटकॉइंस एंड इथेरियम काफ़ी चल रहा है। मेन टॉपिक था ग्लोबल डेब्ट। अब उस पर आते हैं कि वो कैसे स्टार्ट हुआ। यूएस जब अपने लेट 1770s में आज़ाद हुआ तो यूएस ने अपने ऊपर 150 सालों तक या 100 साल तक या 150 साल तक काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद यूएस एक इस पोजीशन में आ गया कि वर्ल्ड में उसका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो काफ़ी ज़्यादा। अब हम आ गए हैं 1900s के आसपास, क्योंकि यूरोप चारों तरफ अपना वर्चस्व फैला चुका था, अपना मतलब डोमिनेंस दिखा चुका था और वो अब हर जगह वॉर में इन्वॉल्व हो रहा था। जैसे वर्ल्ड वॉर वन में 1990s में, 1940s में जब वर्ल्ड वॉर टू हुई 1945 के आसपास, तो यूएस दोनों ही वर्ल्ड वॉर में केवल बाहर से देखता रहा और कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता रहा, क्योंकि उनका मेन काम ही वेपन्स बनाना था। जिस वजह से यूरोप एंड अदर कंट्रीज गोल्ड के बदले यूएस से वेपन्स लेते थे। तो यूएस के पास तो काफ़ी गोल्ड आ गया था, जिस वजह से जब वॉर खत्म हुई 1945 की, यूएस ने ये कहा सभी को कि अब आप मेरे पास वर्ल्ड का 75% गोल्ड है, जो कि उन्होंने रिजर्व कर भी लिया था। अगर मैं आपको न्यूमेरिक टर्म्स में बताऊं तो उनके पास 20,000 टन्स यानी पूरे वर्ल्ड का 75% ऑफ गोल्ड इकट्ठा हो गया था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो यूएस डॉलर करेंसी थी अब वो गोल्ड के द्वारा बैक्ड थी। उन्होंने पहले ही ब्रिटेन वुड्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 44 कंट्रीज के साथ। अब उन्होंने कहा कि आप किसी और करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे अगर आपको फॉरेन ट्रेड करनी होगी, और ना ही आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे, आप यूएस डॉलर में ट्रेड कीजिए। और आपको कभी भी अगर गोल्ड चाहिए होगा तो आप यूएस डॉलर हमें देके यानी अमेरिका को देके आप उनसे गोल्ड ले लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने ओपेक कंट्रीज से साइन किया कि आप जो भी अपना तेल बेचेंगे और उसकी जो पेमेंट आएगी आप वो डॉलर में लेंगे। उससे पहले वे गोल्ड में लेते थे, आप डॉलर में लेंगे अब। और कभी भी आपको गोल्ड चाहिए होगा तो आप हमसे
ले लीजिएगा। और ओपेक कंट्रीज़ यानी जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, इन्होंने कहा इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा हम आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि यूएस एक ऐसी डोमिनेंस पोजीशन में आ गया था कि अब वो वर्ल्ड पे रूल कर सके, क्योंकि यूरोप की पूरे की ही हालत खराब हो चुकी थी और बाकी सब कंट्रीज अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंस से बाहर आ रही थी। और यूएस का जो थर्ड मास्टर स्ट्रोक था जिससे उसने डॉलर को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, वो था कि उसने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प की और उन्हें सबसे ज़्यादा फंड भी यूएस ही करता था। और ये कहता था अगर आपको किसी को लोन भी देना है या कुछ भी फंड्स वगैरह देने हैं तो आप डॉलर की फॉर्म में दीजिए। तो इस वजह से भी डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस काफ़ी बढ़ा। 1970s तक लोगों का काफ़ी डॉलर पर ट्रस्ट हो चुका था, बिल्ड हो चुका था, पर 1970s में एक अलग चीज़ हुई, यूएस और वियतनाम वॉर हो गई थी। इसके पीछे मेन रीज़न था कि वियतनाम एक कम्युनिस्ट पार्टी चाहते थे जो उनकी कंट्री को लीड करे, और यूएस को ये चीज़ का डर था कि अगर ये कम्युनिज्म की आग ज़्यादा बढ़ गई तो ये ऐसा ना हो वर्ल्ड में इसी ऑर्डर को बाकी कंट्रीज भी फॉलो करना स्टार्ट करें, क्योंकि यूएस स्टार्टिंग से ही कैपिटलिज्म का प्रमोटर था। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड लूँगा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म समझाने में। कम्युनिज्म वो होते हैं जो लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदूज़ हैं, वहाँ पे हिंदू रिलीजन का एक अलग फॉर्मेशन है बात करने का, मुस्लिम का एक अलग फॉर्मेशन है, अलग रूल्स हैं, शरिया कानून है। तो ये सब चीज़ें कम्युनिज्म में आ गई, एक पर्टिकुलर तरीके से चीज़ों को चलाना। और दूसरा जहाँ पर हुआ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के सामने सब बराबर हैं, जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी ही वाहवाह है और उसी की ही डोमिनेंस रहेगी, ये कैपिटलिज्म है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर थे हम 1970s यूएस एंड वियतनाम वॉर में। यूएस वहाँ पे वियतनाम से वॉर हार चुका था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टफ कंडीशंस थी। यूएस टेक्नोलॉजी के मामले में तो काफ़ी आगे था, पर वहाँ वियतनाम में ग्राउंड वॉर हुई और हिली एरियाज था, जिस वजह से वियतनामीज टैक्टिक्स काफ़ी यूजफुल रही और वियतनाम एट द एंड वॉर जीत गए। पर इस वजह से हुआ क्या, यूएस का जो 20,000 टन का गोल्ड था वो हाफ हो चुका था, वो 10,000 टन का ही रह गया। और फिर लोगों का जब ये खबर पब्लिक हुई तो लोगों का यूएस डॉलर से ट्रस्ट काफ़ी कम हो गया, क्योंकि अब डॉलर को बैक करने के लिए गोल्ड नहीं है। और यूएस ने नेक्स्ट ईयर 1971 में ही ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब उनके पास इतना सोना नहीं है कि वो डॉलर के बदले गोल्ड दे सके लोगों को। मीन्स अब सिंपली ये नहीं होगा कि अगर कोई डॉलर लाएगा यूएस के पास तो वे गोल्ड दे देंगे। अब हम सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक के इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ गए कि पर डेप्ट जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता कैसे रहा। कर्जा बढ़ने के दो ही कारण हैं। आप अपने घर के सिचुएशन भी ले सकते हैं, या तो जब आप अर्निंग कम हो आपकी और उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो, यानी अर्निंग इज़ लेस एंड स्पेंडिंग इज़ मोर, एंड सेकंड इज़ दैट यू आर रिक्वायरिंग मोर मनी। इन दोनों ही केस में अगर आपके खर्चा ज़्यादा है आपकी सैलरी से तो आपको लोन लेना पड़ेगा, और दूसरे में आपको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जैसे घर में किसी को भी मेडिकल एक्सपेंस की नीड होने लगती है उसे लोन लेना पड़ता है, या कोई अच्छी कार लेनी है उसे लोन लेना पड़ता है। अब कोई इसे अपनी सिचुएशंस या अपनी अर्निंग पावर या स्पेंडिंग पावर से ज़्यादा कर देगा तो उसे लोन लेना पड़ेगा, सिंपली उसे डेप्ट लेना पड़ेगा, जिस वजह से कंटिन्यूस ऐसा होता रहा, जिस वजह से लगातार कर्जा बढ़ता रहा पूरे विश्व और दुनिया पर। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यह तो एक नेवर एंडिंग रेस लग रही है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कभी लोन लेना बंद कर दें तो फिर भी हमें उस पिछला लोन तो चुकाना ही पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल ठीक है, पर आप इस चीज़ को इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लिए और आप 1 लाख को उन शॉपिंग पे या फिर घूमने फिरने पर एक्सपेंस करेंगे तो ज़रूर आपको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा नुकसान होगा और आने वाली मुश्किलों का सामना करना होगा। और दूसरी जगह हम देखें कि आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, उन्हें थोड़ा आपने अच्छे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करा और उसकी जगह आपने एक अच्छे पढ़ाई एजुकेशन में इन्वेस्ट करे जो आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। तो हमारा सिंपल सा गोल यही है कि हम 1 लाख जो हैं उनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अब रिटर्न्स कमा रहे हैं
उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम आने वाले फ्यूचर्स में कमा सके। जैसे फिर हम इतना इन्वेस्ट करें अच्छे से कि हम एक अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर बन जाए, जैसा चाइना अब बना हुआ है। पूरे वर्ल्ड का 20% ऑफ द ट्रेड चाइना मैन्युफैक्चर करता है। और क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कर्जा अभी भी किसके पास? सबसे ज़्यादा कर्जा हर चीज़ यूएस के फेवर में होने के बाद अभी भी यूएस के ही पास है, क्योंकि यूएस ने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मतलब उसे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें उनके ऊपर तो करा ही है, पर उसने उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के भले के लिए यानी सोशल वेलफेयर के रूप में किया है। दैट्स वाई यूएस के ऊपर लगातार डेप्ट बढ़ता ही गया है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म और उन एक्सपेंडिचर्स पे अपना एक्सपेंस किया है जो आपको डेली यूज़ में लगातार करना पड़ेगा और आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स नहीं देगा। और फिर सेकंड पे आता है चाइना, जिसने अच्छा खासा डेप्ट ले रखा है। इंडिया की रैंकिंग इसमें काफ़ी नीचे है, फिर भी इंडिया का डेप्ट इतना नहीं है जितना चाइना और यूएस ने ले रखा है सिंगल हैंडेडली। मैं अगर आपको बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कितना डेप्ट है, तो $335 ट्रिलियन पूरे वर्ल्ड के पास डेप्ट है अभी।